हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्लीट जीएस। तो हम वैदिक काल पढ़ रहे थे और ये वैदिक काल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऋग वैदिक काल तक पढ़ लिया था और इसके आगे का हम उत्तर वैदिक काल जो कि है इस वीडियो में देखेंगे। तो वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है और ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो जो नेक्स्ट होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये होगा आपका वैदिक काल। ये होगा आपका उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसकी हम कुछ बात कर लेते हैं। तो इस काल का जो इतिहास है वो ऋग्वेद के आधार पर और ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषदों से ज्ञात होता है इसके समय का। और जो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य सभ्यता थी वो पंजाब से संपूर्ण गंगा यमुना में फैल गई, क्षेत्रों में फैल गई। और इसमें विशाल राज्यों की स्थापना है जिसमें कुरु तथा पंचाल सबसे अधिक प्रसिद्ध थे और इसमें भी सबसे जो कि विशाल था वो था पांचाल। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और इसके उसके बाद इसमें यहाँ पे कबीलाई संरचना में दरार पड़ गई थी जो कि ऋग्वैदिक काल की एक विशेषता थी, कबीलाई संरचना। और उसके बाद इसमें वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ गई। पहले ये कर्म के आधार पर था वर्ण व्यवस्था, लेकिन फिर ये आनुवंशिक हो गई। क्षेत्रगत राज्यों का उदय हो गया तथा धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता यानी कि रिचुअल्स जो होते हैं जैसे धार्मिक रीति रिवाज, उनकी प्रधानता इस काल की प्रमुख विशेषताएं थीं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इसमें यहाँ पे लोहे का प्रयोग हुआ था। लोहे का प्रयोग मिलता है और लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी हम कुछ बात नहीं, इसमें तो बस इतना ही था इसमें यहाँ तक। और लोहे के उपकरणों के प्रयोग से गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को साफ करना और अधिक सुगम हो गया था इनके लिए। और बस इतना ही था। अब इसके राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन में हम बताएं तो इस समय ऋग्वैदिक कालीन अनेक जब ख़त्म हो गया था उसके बाद अनेक छोटे छोटे जो कबीले थे वो एक दूसरे में मिलकर क्षेत्रगत जनपद में बदलने लगे थे। नेक्स्ट, सभा और समिति नामक सभाओं का अंत हो गया था। तो इससे राजा की शक्ति और बढ़ गई क्योंकि राजा को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्रियों की सभा की सदस्यता बहिष्कृत कर गया। और स्त्रियों को जितना सम्मान ऋग्वैदिक काल में मिला है उतना ही उनका पतन इस काल में हुआ है और स्त्रियों को सभा के सदस्य से भी बहिष्कृत कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जो राष्ट्र शब्द है सर्वप्रथम इसी प्रयोग में आया है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में पांचाल सबसे सर्वाधिक विकसित जनपद था और शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है पांचाल को। एंड राजा का पद जो था वो आनुवंशिक हो गया। पहले ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ा था कि ये मतलब प्रजा के मतों के आधार पर डिसाइड होता था कौन राजा बनेगा, तो ये भी आनुवंशिक हो गया। एंड मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रत्निन कहा जाता था। और यहाँ पे जैसे कि आपने पढ़ा था धार्मिक कर्मकांड बढ़ गए थे, तो यहाँ पे यज्ञों ने राजा की शक्ति, ऐसा माना जाता है कि यज्ञों ने राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया। तो ये कई प्रकार के यज्ञ करते थे जिसमें से प्रमुख 3 यज्ञ हैं। जब से सबसे पहला है राजसूय। इस यज्ञ को कराने का मतलब ऐसा माना जाता है कि राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। नेक्स्ट, अश्वमेध, ये तो आपने पढ़ाई होगा। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य माना जाता था। और अगला यज्ञ जो है वो वाजपेय। इसमें था कि राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था जिसमें राजा का रथ उसके अन्य बंधुओं के रथों से आगे निकलता था, लेकिन ये सब पहले से ही निश्चित होता था कि राजा ही जीतेगा। तो बस इसमें इतना ही था और बात करते हैं अगली। उत्तर वैदिक कालीन में कुछ पदाधिकारी के मतलब कुछ पद थे ऐसे जिनको आपको याद रखना है। ये पद हैं पुरोहित जो कि राजा का प्रमुख सलाहकार और युद्ध में यज्ञ कराना ये सब काम करता था। महिषी, राजा की जो रानी या पटरानी महिषी कहलाती थी जो कि सलाह का देने का भी काम करती थी। युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था। सूत होता था जो रथों का निर्माण करता था। सेनानी, सेना का प्रधानाधिकारी। ग्रामीणी, ग्राम शासन का प्रधानाधिकारी। एंड छत्री जो था वो था राजप्रसादों की सुरक्षा हेतु पदाधिकारी। संग्रहत जो था वो राज्य का कोषाध्यक्ष होता था। भागदौड़ भूमि कर वसूली का काम करता था और अक्षवाप जुआ आदि पर निगरानी रखता था।
अब इसके सामाजिक जीवन की बात करते हैं। तो सामाजिक जीवन की बात करते हैं। तो सामाजिक जीवन में पहला जो है इसका पॉइंट वो था, परिवार जो था वो पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार था। और यहाँ पर जैसा कि आपको बताया कि सभाओं से भी स्त्रियों को बहिष्कृत कर दिया गया, तो यहाँ पे स्त्रियों की दशा में पतन हुआ एक तरीके से। और जो था जाति प्रथा, कर्म जन्म के आधार पर अब ना होकर इसमें और कठोरता आ गई। अब वो कर्म के आधार पर अब नहीं थी, अब वो थी कि मतलब जो जिस कुल में पैदा होगा वो उसी कुल का, एक तरीके से एक गोत्र में विवाह नहीं करने की प्रथा थी। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट। और जो इंसान का जीवन है वो 4 आश्रमों में विभाजित माना जाता है। ये 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य जो कि 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की आयु तक, और आखिरी है संन्यास 75 से 100 वर्ष की आयु तक। जो शिक्षा थी वो गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी, और संस्कारों की संख्या जो है वो 16 मानी जाती थी। और एक मनुस्मृति है, स्मृतियाँ होती हैं जिनमें कि बेसिकली स्मृतियाँ उनको कहा जाता है जिसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। इसमें स्मृतियों में तो एक स्मृति इनमें से है मनुस्मृति, जिसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिनमें से जो 4 हैं वो प्रशंसनीय हैं और जो 4 वो निंदनीय माने गए हैं। इन विवाहों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशंसनीय विवाहों की। प्रशंसनीय विवाह में सबसे पहले जो है वो है ब्रह्म। इस विवाह में कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। नेक्स्ट देव। इस विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता था। नेक्स्ट आर्ष, जिसमें कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। और जो ये लास्ट है इसमें प्रजापत्य, यानी इसमें वर जो था वो स्वयं कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांगकर या कन्या मांगकर विवाह करता था। अब बात करते हैं निंदनीय विवाह की। तो निंदनीय विवाह में पहला है गंधर्व। इसमें कन्या तथा वर प्रेम अथवा कामुकता में वशीभूत होकर जो विवाह करते थे उसे गंधर्व में रखा गया है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर, तो वो गंधर्व में आएगा। नेक्स्ट असुर। असुर में कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय, यानी कि कन्या के पिता ने धन लेकर अपनी पुत्री को बेच दिया, तो ये असुर के उसमें आएगा। और नेक्स्ट पिशाच। इसका मतलब है सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। नेक्स्ट राक्षस। राक्षस में बलपूर्वक कन्या को छीन कर उसके साथ विवाह करना। तो ये इसके 4 निंदनीय विवाह थे। अब बात करते हैं इसके आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इस युग में आर्यों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिसमें पहला है पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार हो गया। यानी जो ऋग्वैदिक काल था उसमें पशुपालन मुख्य पेशा था इनका, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि इनका आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बन गई। और मुख्य फसल जो इनकी थी धान तथा गेहूँ की थी। और नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ ऋण देने एवं लेने की प्रथा भी प्रचलित हो चुकी थी। और कुछ शब्द जैसे शतमान, निष्क, कृष्णल एवं भाग्य शब्दों का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट, इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना तो पूरी तरह ग्रामीण थी और ना ही शहरी। और इसका एक और पॉइंट भी है, यहाँ पे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे ये अधिकांशतः करों से मुक्त हुआ करते थे, और जो अधिकांश करों का भाग है वो वैश्यों से ही प्राप्त होता था। उनको एक नीच जाति के तौर पे उन्हें माना जाता था, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन की बात करते हैं यहाँ के। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार बन गया था, और यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान भी यहाँ पे प्रचलन में थे। और जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पे प्रमुख देवता जो इंद्र थे ऋग्वैदिक काल में, अग्नि और वरुण, इनका महत्व पहले जैसा नहीं रहा। और जो इस काल में है इनका स्थान प्रजापति को ही थे, जिनको सृष्टि के निर्माता माना जाता है, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। और विष्णु जी को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था, और जो पूषण थे वो शूद्रों के देवता थे माने जाते थे।
एंड नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्व काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि जब धार्मिक अनुष्ठान क्योंकि वही करा सकते थे यज्ञ वगैरह, तो इनकी इनकी थोड़ी कंडीशन में थोड़ा और सुधार हुआ, और इसलिए ये राजकीय करों से भी एकदम मुक्त थे ब्राह्मण। नेक्स्ट पॉइंट, और जादू टोने में भी विश्वास भी बढ़ गया। और अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में वेदों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो वैदिक साहित्य पढ़ते हैं अब। तो वेदों में हम सबसे पहले वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम देखेंगे वेद, और इसके बारे में पढ़ते हैं। जो वेद शब्द है वो बेसिकली विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना और या अर्थात ज्ञान। इन्हें श्रुति अथवा दैवी ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों का एक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा है, इसलिए इन्हें श्रुति अथवा दैवी ज्ञान भी कहा जाता है। वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। और कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, यही इनका सही क्रम है। और जो प्रथम 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको त्रयी कहा गया है एक साथ मिला के, और प्रत्येक वेद को संहिताओं में विभाजित किया गया है। और वेदों का अच्छी तरह स्मरण किया जाता था, और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इन्हें जीवित रखा गया। नेक्स्ट, वेदों के जो संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन थे, और इन्हें ही वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद में इसको ये विश्व की सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक में से एक है, और इस ऋग्वेद में ही वैदिक काल की संस्कृति का भी पूरा वर्णन मिलता है। यह अनेक ऋषियों द्वारा रचित ऋचाओं या सूक्तों का संकलन है, और अनेक अनुष्ठानों के समय श्रद्धा सहित वाचन किया जाता था इसका। नेक्स्ट, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 श्लोक, लगभग 10,600 मंत्र भी हैं। और ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन भी है, और जो इसका पाठ करते हैं उन्हें होत्र या हाता कहा जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है वो है 10वां मंडल, जो कि पुरुष सूक्त से संबंधित है। यहाँ इसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जैसे कि आपको बताया गया था कि मुख से जो निकलते हैं वो ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, और जो पैरों से वो शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गायत्री मंत्र। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से? तो ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और ये सावित्री देव यानी सूर्य की स्तुति में है। और जो लास्ट है 9वां मंडल वो सोम को समर्पित है, जो इनके वनस्पतियों के देवता थे। आपने पढ़ा होगा ऋग्वैदिक काल में सोम को। अब पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में इसमें यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है, और इसके जो पाठ करते थे ब्राह्मणों को, उनको अधर्यु कहा गया है। और ये यजुर्वेद है, ये 2 भागों में विभक्त है। सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद यानी पोइट्री फॉर्म में है, कविताओं के फॉर्म में है। ये मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, वरना जितने भी बचे हुए जो वेद हैं वो सारे के सारे पद्य में हैं। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट सामवेद की। तो ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद सामवेद में साम का अर्थ गान से है। तो जो इसकी ऋचाओं का जो गान करते थे उनको ब्राह्मणों को उद्रात या उद्गात्र कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुल 1603 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 99 के जो अतिरिक्त हैं, जो शेष ऋचाएँ हैं वो सारी की सारी ऋग्वेद से ही ली गई हैं। मात्र 99 जो हैं सामवेद में ओरिजिनल हैं, बाकी सारी इन्होंने कॉपी करी थी ऋग्वेद से ही। नेक्स्ट, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यहीं से ही हमें 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की, जो कि इसका लास्ट वेद है, चौथा। एंड तो अथर्ववेद जो है वो तीनों वेदों से भिन्न है और अंतिम वेद है। इसमें जनसाधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है, और इसमें 20 कांड और 711 सूक्त तथा 6,000 श्लोक थे।
इसमें जो अधिकांश ऋचाएँ हैं वो दुरात्माओं और प्रेत आत्माओं से संबंधित हैं, जो मुक्ति का मार्ग बताती हैं। एक तरीके से अंधविश्वास के तौर पे इसको जाना जाता है इन सब चीज़ों को। अब इन वेदों के भी कुछ उपवेद थे जिनके रचनाकार थे, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो वेदों के उपवेद और उनके रचनाकार में पहले ऋग्वेद है, जिसका उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है और जिसके रचनाकार धन्वंतरी जी थे। एंड नेक्स्ट यजुर्वेद, जिसका उपवेद है धनुर्वेद, इसको युद्ध कला से संबंधित माना जाता है और इसके रचनाकार विश्वामित्र जी थे। नेक्स्ट सामवेद, जिसका उपवेद गांधर्व वेद है, इसे कला एवं संगीत से संबंधित माना जाता है और इसके रचयिता भरत मुनि जी थे। और लास्ट है अथर्ववेद, जिसका उपवेद है शिल्पवेद, ये भवन निर्माण कला से संबंधित था और इसका जो रचनाकार थे वो विश्वकर्मा जी थे। अब यहाँ पे हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्राह्मण। तो अब देखते हैं ब्राह्मण क्या होते हैं। जो प्रत्येक वेद है वो तो हमने, जैसा मैंने आपको बताया था, पद्य में थे, सिर्फ यजुर्वेद को छोड़कर वो गद्य और पद्य दोनों में था। तो जितने भी वेद थे वो सब पद्य में थे, तो उन सभी वेदों का एक गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें वेदों के सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का एकदम व्याख्या की गई है, एकदम सरल शब्दों में, गद्य रूप में। एंड इसके हर वेद के कुछ ब्राह्मण हैं, जैसे कि ऋग्वेद में है कौशितकीय और ऐत्रेय, यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद में षड्विश, तांडव, महाब्राह्मण और जैमिनी, और अथर्ववेद में गोपद। इन सब में जो इम्पोर्टेंट एक ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद में है और इसके जो रचयिता हैं वो याज्ञवल्क्य को माना जाता है। और और इसके बाद हम पढ़ते हैं स्मृतियाँ। स्मृतियाँ मैंने आपको बताया था, इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं और कुछ स्मृतियाँ निम्न हैं, जैसे कि मनु स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वरिष्ठ स्मृति, पाराशर स्मृति। ये सब इसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट्स ये थी। अब पढ़ते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्यक क्या होते हैं देखते हैं। आरण्यक, आरण्यक शब्द जो अरण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वन, और इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है। और जो ये मुख्यतः जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखी गई थी। और ये है जो ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश अथवा उनके परिशिष्ट हैं। उपसंहारात्मक अंश यानी कि कंक्लूजन है ब्राह्मणों का, जो अभी हमने पढ़े थे उनका ये एक तरीके से कंक्लूजन है आरण्यक। नेक्स्ट रहस्यवाद का वर्णन है इसमें। रहस्यवाद यानी आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, ये सब का इसमें वर्णन किया गया है, लेकिन धार्मिक रीति रिवाजों का नहीं है। और ये धार्मिक रीति रिवाजों यानी कि धार्मिक कर्मकांडों का ही विरोध करते हैं और इनका मुख्य जोर जो है वो नैतिक गुणों पर है। और तो नेक्स्ट पॉइंट था यही, कर्मकांडों के विरोधी हैं ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आरण्यक है वो ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब देखते हैं उपनिषदों के बारे में। तो उपनिषद में जो पहला है, इसका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। और इस ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत किसे माना जाता है, तो उपनिषद हैं। और ये आरण्यकों की भांति ये भी कर्मकांडों की निंदा करते हैं। और इसमें सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों और कर्म की विचारधारा का व्याख्या किया गया है। और जो उपनिषद हैं ये टोटल 108 होते हैं, इनकी संख्या याद रखिएगा। और इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग हैं और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं, इसीलिए। अब बात करते हैं वेदांग की। तो वेदांग क्या थे? वेदों का अर्थ समझने के लिए व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई थी। ये टोटल 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा में क्या है कि शिक्षा में प्रोनाउंसिएशन बताया गया है, कल्प में रिचुअल्स यानी धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है, और व्याकरण में विश्लेषण ग्रामर बताई गई है, निरुक्त में व्युत्पत्ति बताई गई है कैसे हुई है, और छंद में छंद शास्त्र बताया गया है, ज्योतिष में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के बारे में बताया गया है। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेदांग पढ़ाने वाले को अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, जो कि वेदांग के बारे में पढ़ाता था उसे उपाध्याय कहा जाता था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पुराणों के बारे में। जो कुल पुराणों की संख्या है वो 18 है
इनमें कुछ मुख्य हैं, जैसे मत्स्य, विष्णु, नारद, ब्रह्मांड, भागवत, वामन आदि। एंड 18 वर्णों में से ये कुछ मुख्य थे। और इनमें भी सबसे जो एग्ज़ाम के लिए है वो है मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया, और ये सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। इसको याद रखिएगा, सबसे प्राचीन पुराण है ये। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण के बारे में तो आप अधिकतर जानते ही होंगे। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, और इसमें सबसे पहले 6000 श्लोक थे, जो कि बाद में फिर 12000 हुए, और फिर 24000 हो गए। इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 24000 श्लोक हो गए थे। और जो ये है वो 7 कांडों में बटा हुआ है। 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तर कांड। आप पढ़ते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत की रचना महर्षि व्यास जी ने की थी, और महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। लेकिन फिर बाद में 24000 श्लोक हुए, तब ये भारत कहलाया। और उसके बाद गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई थी, इसलिए इसे सहस्त्री या फिर महाभारत कहलाया बाद में ये। और इस महाभारत का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो आपको मिलता है आश्वलायन गृह सूत्र में। और जो ये महाकाव्य महाभारत है ये 18 पर्वों में विभाजित है, 18 पर्वों में। तो इसके एडिशनल पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन्हें देखते हैं। जो 4 जाने माने वर्णों में सबसे पहला वर्ण कौन सा था? ये है आपका ब्राह्मण, जो कि पहले सबसे ब्राह्मण था, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? अभी हम लोग ने देखा था, ये तो आपको पता भी होगा, महाभारत का भाग है श्रीमद् भगवत गीता। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को, क्योंकि भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को, और 7 स्वरों की सर्वप्रथम जानकारी यहीं से प्राप्त होती है, तो संगीत के लिए सामवेद। नेक्स्ट, किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद, क्योंकि सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक भी है ये, तो यहीं से हमें वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में? 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये भी आनुवंशिक हो गया था आखिरी में जाके, पहले ये कर्म के आधार पर डिसाइड होता था। नेक्स्ट, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो उपनिषद है कठोपनिषद, इसे याद रखिएगा। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये आपको पता है, संस्कृत भाषा ही पहले थी, सबसे प्राचीन भाषा है तो संस्कृत। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो हमने वैदिक काल पूरा ख़त्म कर लिया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं 13-14 सालों के, वो हम उसके लिए वीडियो लाएंगे। तो इसे आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से पूरा ही आ जाएगा मैं कहूँगा, और बचा हुआ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अपने जितने भी साथीदार हैं साथ में जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की, उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है कंप्लीट GS। थैंक यू।